अब ये 160 हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के। अब आपको पता ही है एंटी लॉग लेना है तो क्या बन जाएगा, तो ये 1/2 रहा, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा m2, जो किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। ये एक प्राइमरी सेल होता है, ये एक सेकेंडरी सेल होता है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। SO4 2 माइनस चेंजेस इनटू PvSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी रिएक्शन। अब E हमें पता चल गया, बस अब इसी को हम उठा करके किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा G में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर आपका ये वैसे ही 0.03, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम बैक बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं इनके रिसेंट ईयर के PYQ को ऑब्जर्व करूं तो उसके बेसिस पे मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि नर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप देखेंगे मेजरली आपको नर्स इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। सो इट सेज चेंज इन E of different types of half cells with change in temperature at constant pressure। तो उसने बेसिकली dE/dt की वैल्यू दी हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर डिफरेंट हाफ सेल्स, और E आपका यहां पर उसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला हुआ है हाफ सेल्स के लिए। और ये वैल्यूज आप देखें तो 1 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴.1 एंड 0.2 × 10⁻⁴ के में दी हुई है। अब कह रहा है विच ऑफ द अबव हाफ सेल्स वुड बी प्रेफर टू यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी हुई है कि वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, या और भी बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होती हैं। अब अगर आपको किसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करना है तो आप ऑब्वियसली यही चाहोगे कि वो वेरिएशन बहुत ज्यादा शो ना करे। जैसे यहां पे जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हाफ सेल का, वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर। आप क्या चाहोगे, रेफरेंस, जिसको आप रेफरेंस की तरह ले रहे हो, आप ये चाहेंगे कि भाई उसके अंदर वेरिएशन मिनिमम हो विद चेंज इन टेम्परेचर, ताकि आप उसके रिस्पेक्ट में और लोगों का EMF कैलकुलेट कर सको, राइट। तो यहां पे हम अगर वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो सबसे कम जो E की वैल्यू में चेंज आ रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर, वो C के केस में आ रहा है, दैट इज 0.1 × 10⁻⁻⁴। मतलब हम इसे ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू A, B एंड D। तो C हमारे लिए ज्यादा अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो सिंपल सा एप्लीकेशन था, कॉमन सेंस यूज करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, और डेटा को ऑब्जर्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो फॉर द अबव सेल। तो ये उसने आपको सेल्स दिए हुए हैं और बताना है इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट बताना है, ना कि करेक्ट बताना है। ये कई बार हम लोगों से एरर हो जाती है। सो व्हाट इट सेज, अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें, उसने कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं। E एक्सटर्नल की बात कर रहा है, मतलब चार्जिंग की बात कर रहा होगा या डिस्चार्जिंग की बात कर रहा होगा। वी विल चेक इट ऑन, वो देखते हैं किन सिचुएशन में होती है। और ये आपका उसने सेल बनाया हुआ है, एक वोल्टेइक सेल आपको दिया हुआ है, डैनियल सेल है बेसिकली, जहां पे जिंक आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर 2+ आपका रिड्यूस हो रहा है। तो अगर EMF ऑफ द सेल की बात करें तो आपको पता है डैनियल सेल के लिए जब हम EMF निकालते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस चेंजेस इनटू Zn2+ एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। और इसका अगर हम EMF निकालें, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये प्लस 0.76 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको क्या दिए हुए, रिडक्शन पोटेंशियल दिए, तो 1.1 वोल्ट आता है, बहुत स्टैंडर्ड है। आपको पता है EMF ऑफ द सेल जो आएगा, E0 जो सेल का आएगा वो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। अब इसी पर उसने क्वेश्चन पूछा और इसने कनेक्ट करा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट के साथ, और उसकी बेसिस पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या सही है, क्या इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, क्या इनकरेक्ट है। तो देखो, आपको पता है कि अगर हम इसको डैनियल सेल को ऑब्जर्व करें, अगर हमने EMF 1.1 से बड़ा कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, इसकी एक तरह से इसमें आप एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे होगे, और अगर कम रहेगा तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज कर रहा होगा, राइट। तो उसी पे
बेस्ड उसने ऑप्शंस दिए हैं। ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, मतलब ये ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है, तो ये अपना सेल जो है वो ऐसे ही काम करेगा, डिस्चार्ज होगा। और जब डिस्चार्ज होगा आपका तो Zn 2 प्लस में जाएगा, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जाएगा। तो उसने क्या दिया है, लेस देन 1.0 जिंक डिजोल्व एट एनोड, जिंक डिजोल्व कर रहा है एनोड पे, बिल्कुल सही बात है। और कॉपर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है एट कैथोड, कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, तो ये सही है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट ऑकर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर ई एक्सटर्नल उसने 1.1 वोल्ट कर दिया, जस्ट बैलेंस कर दिया एक्सटर्नल का इसका, तो फिर वहां पर कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ये भी सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, अब उसने 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया है, तो मतलब एक तरह से अब हम उसको अपनी तरफ से उसमें वर्क कर रहे होंगे, सप्लाई कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो पहले तो आप ये देखिए कि जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता, डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें पता है ये रिएक्शन हो रही है, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता, जिंक से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते और वो कहां जाते, कॉपर की तरफ जाते, इस तरह। ये कब, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज वर्किंग एज अ सेल, तो डिस्चार्ज होगा तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक्चुअली में कहा कॉपर 2 प्लस के पास, कॉपर इलेक्ट्रोड पे आएंगे और कॉपर 2 प्लस उनको गेन करके कॉपर में चेंज कर जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन अगर आपने ईएमएफ 1.1 से बड़ा कर दिया तो एकदम उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन भी जस्ट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और उस केस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो आपका ई ग्रेटर इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, तो यहां पे हो जाएगा बिल्कुल, कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, मतलब ये भी सही है। अब आते हैं अगले ऑप्शन में, इफ ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट जिंक डिसॉल्व्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, अगर एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ आपका 1.1 से ज्यादा हो गया, तो पूछ रहा है जिंक डिसॉल्व्स एंड जिंक इलेक्ट्रोड, ये गलत है। हमें पता है ये डिस्चार्ज जब हो रहा है, सेल जब वर्क कर रहा है तो जिंक डिसॉल्व कर रहा है। अगर आप मतलब बाहर का, जब ये ईएमएफ लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तब ये काम चल रहा होगा, जैसे ही आप 1.1 से बड़ा करेंगे उल्टा हो जाएगा, जिंक का डिपोजिशन होगा ना कि जिंक डिसॉल्व करेगा, और उल्टी रिएक्शन होगी, कॉपर आपका डिसॉल्व करेगा ना कि कॉपर डिपॉजिट करेगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। तो बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट एट 300 केल्विन, मतलब ई नॉट की वैल्यू उसने कितनी दी हुई, 2 वोल्ट दी हुई है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन भी आपको दी है Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस से, और Zn 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, बेसिकली डेनियल सेल ही दी है, एट 300 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली। तो उसने आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी हुई है। ई नॉट हमें पता है, जो कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और 300 केल्विन पे उसने कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू, नर्स इक्वेशन की हेल्प से देते हैं, ई नॉट माइनस उसने F की वैल्यू भी दी, R की भी दी है, तो हम कैसे लिखेंगे, एन आर टी अपॉन एन एफ, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एफ इज फेरेडे, आर आपको पता ही है क्या, गैस कांस्टेंट हो गया, टी हो गया आपका टेम्परेचर इन केल्विन, लॉग और 10, और आपकी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के की बात हो रही है। अब जैसे ही हम के की बात करेंगे, अभी मैं क्यू लिख देता हूं, रिएक्शन क्वेश्चन, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका E की वैल्यू जो होगी, इसको हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वंस वी पुट इट 0, ई नॉट क्वेश्चन में उसने खुद ही 2 वोल्ट दे दिया है 300 केल्विन पे, तो हम इसको 2 वोल्ट डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इज इक्वल टू माइनस, अब आर की वैल्यू उसने दी है 8 और टेम्परेचर दिया है उसने 300 अपॉन एन। इस रिएक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 2, Zn से Zn 2 प्लस, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ कंप्लीट सेल रिएक्शन n को करस्पॉन्ड करता है, और f आप लोग जानते हैं उसने दिया हुआ है 9600 हमें लेना है, ठीक है, तो 9600 एक और 0, तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म हमने लिख दिया, और यहां पे आपका आ जाएगा लॉग 10, अब आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको जब आप इधर लेके आएंगे कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये यहां से गया
ये आपका हो जाएगा 4 9 और दिस विल बिकम, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 हो गया, 4 एंड इंटू 960 अपॉन 8 इंटू 3, तो ये और सिंप्लीफाई करें 6 हो गया, ये आ जाएगा 160, तो ये आया इज इक्वल टू log 10k। इट इज हेयर, जस्ट अ मिनट, ये मेरे से एक एरर हो गई है 2.303, क्योंकि ई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको जरा बेस को चेंज कर देते हैं, नहीं तो एरर हो जाएगी। मैं तो ये ln है बेसिकली log ई, और ये हो गया ई, तो इट इज लाइक दिस log। अब देख लीजिए, तो ये मैंने यहाँ 10 लिखा है, इसको प्लीज मेक अ करेक्शन, ये हो गया ln है बेसिकली। अब ये 160 हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के। अब आपको पता ही है एंटी लॉग लेना है, तो क्या बन जाएगा e की पावर 160, तो k विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस 160, तो e k विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सारे 160 दिया हुआ है, एक बार मेरा कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, e रेज टू 160, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ, और ये एल एन क्यू दिया हुआ है, क्यू यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, वही जो हम लोग इक्विलिब्रियम में सीखते हैं वही रिएक्शन कोशेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम की बात हो रहा है, तो E की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, तो E मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है 0। ई नॉट आपको उसने खुद ही दिया है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिएक्शन इज 2 वोल्ट, तो ये 2 है, तो ये उधर जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये लॉग एक यहाँ पे Q की जगह हम K सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये सिंप्लीफाई करा है तो ये 160 आया है। अब इसका एंटी लॉग ले लीजिए, तो आपको पता ही है एंटी लॉग लेंगे तो E की पावर 160 विल बी इक्वल टू K, तो किससे मैच कर रहा है, B से मैच कर रहा है, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, अगला वाला देखते हैं। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसने आपसे कहा है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं, बताइए कौन सा ग्राफ एक्चुअली में सही है, तो कंडक्टेंस का। तो वैसे तो ये बहुत स्टैंडर्ड, सबको पता ही होता है ग्राफ, V इज द करेक्ट आंसर, बट तब भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपका बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड होता है, C6H5COOH, और ये जब NaOH से आप उसे टाइट्रेट करेंगे, जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे एसिड बेस की रिएक्शन होगी, और C6H5COONa ये सॉल्ट बनेगा, माइनस Na प्लस प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यही एसिड बेस रिएक्शन होगी, उसी में पूछा हुआ है। अब देखिए ग्राफ में ऑब्वियसली ग्राफ कंडक्टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे व्हेन वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 0, बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करा है 0 ml, इन दैट केस द कंडक्टेंस विल बी कंट्रोल्ड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेंजोइक एसिड आपका कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, तो इसीलिए ग्राफ देखिए नीचे से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये स्ट्रांग होता तो कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा होता। अब जैसे ही आप उसमें NaOH डालेंगे व्हाट विल हैपन, C6H5CONa बनेगा। शुरू में जब आपने थोड़ा सा ही NaOH डाला है, तो उस सिचुएशन तक जो ओवरऑल कंडक्टेंस को कैटर कर रहा है वो बेंजोइक एसिड है, लेकिन जैसे जैसे C6H5CONa बनेगा व्हाट विल हैपन, वो इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। C6H5COOH जब आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5COO माइनस प्लस H प्लस, लेकिन NaOH डालने से एक चीज बन रही, तो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड जब तक उसके ऊपर पूरा दामोदमार है कंडक्टेंस कंट्रोल करने का, उसको वो दबाएगा। इसीलिए ग्राफ में देखिए थोड़ा सा डिप आता है शुरू में, तो ये एक्चुअली में कंडक्टेंस गिर क्यों गया, क्योंकि इसने बना करके उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बढ़ना चालू हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब आपने इतना सफिशिएंट NaOH डाल दिया है कि अब कंडक्टेंस ये नहीं कंट्रोल कर रहा है, अब कंडक्टेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, C6H5CONa। तो अब C6H5CONa सफिशिएंट अमाउंट में बन गया और कंडक्टेंस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस, तो ये जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ये तो आयनाइज हो जाएगा, सॉल्ट की तरह में से ट्रीट कर रहे हैं, आयनाइज होगा, इसका आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत हाई होगा, तो C6H5CO माइनस और Na प्लस दोनों मिलकर के कंडक्टेंस क्या करते हैं, जैसे ये बढ़ते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, तो देखिए इसीलिए कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट के बाद सारा का सारा आपका C6H5COH किस में बदल चुका है, C6H5CONa में। अब जब आप उसमें एक्स्ट्रा NaOH डालेंगे तो ऑब्वियसली NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, उसमें कंडक्टेंस क्या करेगी और तेजी से इंक्रीज कर जाएगी, तो ग्राफ इस तरह जाता है। तो ये शुरू में जो कम हुआ ना, ये कम होने का रीजन ये था कि C6H5COH ही पहले कंडक्टेंस को कंट्रोल कर रहा था,
बट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से उसका आयनाइजेशन सप्रेस हो गया था, तो उसकी कंडक्टेंस गिरी थी। लेकिन जब ये ठीक ठाक अमाउंट में बन जाएगा, फिर कंडक्टेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये होगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बढ़ती चली जाएगी। और बाद में यहां पे सारा आपका क्या हुआ, पूरा C6H5COH खत्म होकर के किस में बदल चुका है, C6H5COONA। तो इसकी वजह से तो कंडक्टेंस है ही। अब आप NaOH और डालोगे तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला रीजन बेसिकली टाइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे वो दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और इसके बाद सिर्फ आप NaOH क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। तो ये है, आई होप दिस इज क्लियर। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे आंसर आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स S1 एंड S2। S1 कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट। देखिए तो आपको पता ही है, एकदम ही एक गलत स्टेटमेंट दिया है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस होगा, इंक्रीज नहीं होगा, विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन जब गिरा दोगे इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो नंबर ऑफ आयॉन्स अवेलेबल होंगे कंडक्टेंस के लिए, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। एनसीईआरटी में एकदम स्टेटमेंट ये मेंशन है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखा है। वहीं से उन्होंने क्वेश्चन उठा के बना दिया है। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो दिस इज फॉर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी, या हम ग्राफ भी इसके लिए प्लॉट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि क्या उस पर इफेक्ट आता है। डी हकल ओनसागर इक्वेशन से भी हम उसे ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा आयॉन्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा आयॉन्स अवेलेबल होंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसके अंदर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब क्योंकि आपने डाइल्यूशन बढ़ाकर रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया है। जब डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली मोर आयॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको कंडक्टेंस के लिए। इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका बढ़ जाता है, ज्यादा आयॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। और यहां पे हमें वॉल्यूम के लिए भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी हमने डिफाइन ही कैसे करी है, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी जहां पर आपका 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टेंस जहां पे 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपको ये ग्राफ भी याद हो तो आप जानते ही हैं, इस तरह ग्राफ भी बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरह आता है, उसमें उतना चेंज नहीं होता है जितना मोलर जितना चेंज आप किसके लिए ऑब्जर्व करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, विद चेंज इन डाइल्यूशन। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे आता है क्या, आपका रूट सी। तो आप चाहे तो ग्राफ से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, मोर विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दो स्ट्रॉन्ग पे जो इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे वो इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। तो कई बार लोग बोल देते हैं उस पर वो कांस्टेंट जैसी सिचुएशन में ही रह जाता है, बट हाँ चेंज करता है, बट वो बहुत नेग्लिजिबल क्या करता है, चेंज करता है, इंक्रीज करता है। तो दिस वन इज ट्रू। तो S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, व्हाट इट सेज, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, filled with 10 moles of 20 ml NaCl solution। तो उसने एक कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहा है, उसके मोलर कंडक्टिविटी की ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसने, दी भी है उसने कितनी है, लैम्डा m1। और फिर उसने चेंज करा, उसी में क्या करा, उसी सेम कंडक्टिविटी सेल में 20 मोल्स हैविंग 80 ml NaCl सॉल्यूशन, और उसमें उसने बोला है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m2 है। The conductivities exhibited by these two cells are same। कापा की वैल्यूज जो हम लेंगे वो सेम रहेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m2 एंड लैम्डा m1 पूछ रहा है। तो
हमें पता है लैम्डा की जब हम बात करते हैं तो इट इज, क्योंकि कापा उसने सेम बोलने को बोला है तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कापा सेम मान के चल रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1000 कापा बाई एम आता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आ जाएगा, तो इसको हम एम लिख देते हैं इस तरह। अब इसी को हमें बस करना है, तो पहले सेल के जब हम लैम्डा m1 की बात करेंगे, लैम्डा m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो कांस्टेंट होगा, अब यहां पे मोलैरिटी की जब बात करेंगे 10 मोल्स तो ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻3, इस तरह मोलैरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जब हम लैम्डा m2 की बात करेंगे इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इस बार उसने कितना लिया है 20 मोल्स लिए हैं, 20/80 इंटू 10⁻⁻3, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इफ वी डिवाइड इट, यहां से रिलेशन आ गया लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 विल बी इक्वल टू, देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁻3, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 आपका बेसिकली यहां पे रह जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, तो 1/2 मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 1/1/2 ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, और यहां पे हो जाएगा 1/1/4, दिस इज व्हाट यू विल गेट, तो ये बन जाएगा आपका रिलेशन, 2 ऊपर चला गया 1/1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/4, तो ये रिलेशन बन गया 1/2, तो यहां से आया आपका लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब लैम्डा m2 की जब हम बात करेंगे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m1 हो जाएगा, तो लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m1, ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज कैलकुलेशन देख लीजिएगा, लॉजिक मैंने बता ही दिया है आपको, सिंपल है इनवर्स, क्योंकि उसने सेम कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहा है, कंडक्टिविटी सेम लेने को बोल रहा है, कापा सेम लेने को बोल रहा है, तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, तो मोलैरिटी आ गई 10/20 इंटू 10⁻⁻3 विच इज 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, वही मैंने वहां पर लिख दिया है, और यहाँ पे ऐसे ही 1/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बाकी सब कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेने पर, तो ये 1/2 रहा, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 जो किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर, कैपिटल लैम्डा इसको बोलते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, उसने 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, फॉर Ki मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन, तो Ki एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन, गलत है ये बिल्कुल, अभी अभी हमने ग्राफ देखा था, इफ यू पे अटेंशन, हमने ग्राफ बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ मैंने बनाया था, कहाँ गया, वेयर इट इज, हाँ ये देखिए, दिस वन इज फॉर व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। तो इफ यू पे अटेंशन, क्या इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बदल रही है, बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही से आयनाइज्ड रहता है, उसमें डाइल्यूशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी भी तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगी, और Ki को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डालेंगे, तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, फॉल्स हो गया ये। स्टेटमेंट 2 फॉर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड होता है, तो दिस विल बिहेव एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रूट सी वाला जो अभी हमने ग्राफ देखा था, अगर आप वहां पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी चेंज करेंगे तो देखिए यहां पे चेंज आपका अच्छा खासा आएगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। तो अगर हम उसी चीज को फिर से यहाँ पे लेकर के आए, फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, नहीं वो तेजी से बढ़ती है, उस पर ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा विद डाइल्यूशन, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो क्या बोथ आपके क्या हो गए, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसमें बस ये आइडिया होना चाहिए था आपको कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इट सेज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो मैच करना है आपको, ये यूनिट्स आपको दी हुई है, तो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट सब लोग जानते हैं L/A होता है, तो L/A हो गया, तो इसकी
यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। तो अगर हम ए की बात करें तो ए एक्चुअली में मैच करेगा किससे, 3 से। फिर मोलर कंडक्टिविटी, ये तो देखिए ऐसे ही आप जज कर सकते हैं, मोल्स आने ही आने हैं तो बी, वरना मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पता ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल हो जाएगा। तो बी की अगर हम बात करें, वरना लोग ऑब्जर्व भी कर सकते थे, 1 हो गया। फिर आया कंडक्टिविटी की बात हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायमेंशनलेस होगा। डी की अगर हम बात करें, सी हो गया, डी हो गया, तो डी इज एक्चुअली डायमेंशनलेस। देखिएगा कोई एरर ना हो। सेल कांस्टेंट आपका किसके साथ, 3 के साथ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी 1 के साथ जाएगा, और ये बचा 4, ये आपका कंडक्टिविटी होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो किससे मैच कर रहा है, 3142, 3142, 3142 आपका सी से मैच करता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बस ऑब्जर्व करके भी बड़े आराम से, मतलब आप दो भी देख लेते तो बहुत इजीली पता चल जा रहा है, और वो भी जज करना बहुत आसान है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस है। डी का 2 अगर हम देखें तो देखिए डी का 2 इसमें सी और डी में दिख रहा है, और सी के लिए भी आप बहुत आराम से बता सकते, मतलब ए बी में से भी कोई आप बड़े आराम से जज कर सकते हैं, तो बहुत इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते थे। सो ए का इट विल बी 3, सेल कांस्टेंट लेंथ है, और ये एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखते हैं क्या कहता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस बार उसने खुद ही लिख दिया, इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COH। अब ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था। इसमें ये स्टेटमेंट एक्चुअली में फॉल्स है। अब यहां पे है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसने यहां पे शब्द यूज करा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको मेंशन करके दिया हुआ है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। वहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। वहां पर हम मान लेते हैं कि वो 100% आयनाइज हो गया। तो अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसके बेसिस पर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा था, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, जब ये आयनाइज हो जाएगा कंप्लीटली, तो इससे जो H+ आयन बनेगा, आपको पता भी होगा बात, कैटाइंस में H+ आयन की एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो भी बहुत ज्यादा आएगी, और उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो लिमिटिंग मोलर इज हायर, ये गलत है। एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। आप इसका डेटा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन और H+ आयन की ऐड करके एसिटिक एसिड भी पता चल जाएगी, और ऐसे ही K+ और Cl- की जब आप ऐड करेंगे वो पता चल जाएगी। तो इसमें एसिटिक एसिड की ज्यादा आएगी, और इसका रीजन होता है कि H+ की इतनी ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबल जो कंडक्टेंस के लिए होता है, H+ इतना ज्यादा होता है कि वो ओवरऑल समेशन में बहुत आगे निकल जाता है। तो इज हायर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब फॉल्स दिया होता, देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और हमें बताना है कि वही कौन सा ये। अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, विद डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m की बात हो रही है। और अब अभी हमने दोनों के लिए ग्राफ ऑब्वियसली बनाए हुआ था, ये रहा मोलर कंडक्टिविटी और ये रहा रूट सी, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ, और ये रहा आपका किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ। अब देख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत है। आप खुद नोटिस कर रहे हैं क्या कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप कम करेंगे, आपका ज्यादा आयनाइजेशन होने लगेगा, ज्यादा आयनाइजेशन होने लगेगा तो ज्यादा आयॉन्स अवेलेबल होंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट के, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या करी, इंक्रीज करी। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे आपका ये वैल्यू इंक्रीज करती जा रही, तो उसने बोला है क्या कम करने पे डिक्रीज करेगी, तो गलत है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर लेड स्टोरेज बैटरी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें बताना है लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। तो अब लेड स्टोरेज बैटरी आप लोग जानते ही हैं, ये सबको पता भी होना चाहिए, लेड डाइऑक्साइड, और ये H2SO4 सॉल्यूशन होता है अप्रॉक्स 40% या 38%, अगर टू बी मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन लिया जाता है। और यहाँ पर ये एक्चुअली में ये सेल रिएक्शन होती है, PbSO4 बनता है, प्लस आपका क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, ये 2H2 हो जाएगा। आई होप आई एम करेक्ट। तो लेड भी हो गया,
ऑक्सीजन आपके SO4 दो हो गए, SO4 दो हो गए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सारा बैलेंस है। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है आपका। और ये एक सेकेंडरी सेल होता है विच कैन बी चार्ज। डिस्चार्ज होने के बाद उसको हम चार्ज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी में हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। तो उसके सेकेंडरी बैटरी के जब एग्जाम्पल की बात करी होती है तो लेड स्टोरेज बैटरी आ जाता है। ऐसे ही निकल कैडमियम सेल भी जो होता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं चार्ज करके। सो पिक अप द करेक्ट ड्यूरिंग चार्जिंग। अब यहां पर आपके अगर हम एनोड की और कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इट गोज लाइक दिस, यहां पर पीवी बदलेगा आपका पीवी प्लस SO4 2 माइनस चेंजेस इनटू PvSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी रिएक्शन। और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो वहां पर PbO2, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से लेट किस में +2 में चला गया, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हैं। PbO2 आपका H प्लस के साथ, अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूं 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू PbSO4, और ये बन जाएगा आपका H2O, और यहाँ पे कर दीजिए ट्वाइस। सो इफ यू पे अटेंशन, ये बैलेंस है, आई होप आई एम करेक्ट। PbSO4 और हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बिल्कुल बैलेंस है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करे। चार्ज की बात कर लेते हैं, -4 + 2, और ओवरऑल सेल रिएक्शन जब हम इसे ऐड करेंगे तो 4H प्लस और 2SO4 2 माइनस आएगा, विच इज एक्चुअली नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, वही यहां पर लिखा हुआ है। दिस इज एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड रिडक्शन है। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस देखना चालू करते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 और एनोड इज कन्वर्टेड इनटू, जब चार्जिंग करेंगे, डिस्चार्ज की बात, ये तो मैंने जो रिएक्शंस लिखी हैं कब लिखी हैं, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। जब हम चार्ज करना चालू करेंगे तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, PbSO4 Pb में बदलेगा और PbSO4 PbO2 में बदलेगा। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड, PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो ऐसा नहीं है, PbSO4 एनोड में कहा, लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। मैं ये इलेक्ट्रोड्स को नहीं पलट रहा हूं, एनोड और कैथोड इसी पे मान करके सॉल्व कर रहा हूं कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 एंड कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो ये बात कर रहा है कैथोड पे PbSO4 PbO2 में बदलता है, ये सही है। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एड एज एनोड, ठीक है। तो अब यहां पर सिर्फ उसने लिखा है लेड पैक्ड विद PbO2 एस एनोड, नहीं, यहां पे लेड है, कैथोड में लेड प्लस PbO2 होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर PbO2 कैथोड पर ही दिख रहा है आपको, वो एनोड पे मेंशन कर रहा है इसे। लेड स्टोरेज बैटरी हैज 30, ये सही है, मैंने जो बोला था अप्रॉक्स 40% या टू बी मोर प्रोसाइज 38% सॉल्यूशन होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो BD करेक्ट ऑप्शन है, तो A इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और उसने ये आपको दिया हुआ है ऑप्शंस। ये देखिए निकल कैडमियम सेल की मैं बात कर रहा था, ये रहा निकल कैडमियम सेल आपका। ये सेल आपको पता ही है, जहां पर लो करंट की हमें ज़रूरत होती है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। जिंक मर्क्यूरी वाला जो सेल है आपका, राइट, जैसे वॉचेस में हमें या हियरिंग एड्स में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये एक प्राइमरी सेल होता है, ये एक सेकेंडरी सेल होता है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। और ये लेड स्टोरेज बैटरी है, देखिए लेड स्टोरेज बैटरी की जस्ट उल्टी रिएक्शन लिखी हुई, तो मतलब वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और ये आपका हो गया फ्यूल सेल। तो देखो इजी इजी ऑप्शन से मैच करना चालू करते हैं। डी से 3, तो A B C D, तो डी वाला किसमें मैच हो जाएगा, फ्यूल सेल में। आपको पता ही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है। फिर ये चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी, ये उल्टी रिएक्शन हो रही है, तो चार्ज कर रहे हैं हम लोग। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, PV सॉलिड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, ये मैंने क्या डिस्चार्ज। चार्जिंग में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो उल्टी रिएक्शन हो रही होगी। तो 3 और ये वाला मैच कर जाएगा किसके साथ, C, और ये मैच कर गया 4। अब देखिए इतने से ही अगर हम ऑब्जर्व करना चालू करें, 4 3 किस में दिख रहा है, देखिए 4 3 किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, तो ये तो हम श्योर हैं कि C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इतना भी अगर आपको आइडिया रहा होगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बार ऑप्शंस पे देखना समझदारी होती है। कई बार हम किसी ऑप्शन के लिए श्योर नहीं होते, तो
कुछ ऑप्शंस जो उन्होंने दिए होते हैं उसके बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि अब हम श्योर हैं। बाकी आप देख ही सकते हो ए का सेकंड, वही डिस्चार्जिंग मैंने बोला था निकल कैडमियम, तो ये निकल कैडमियम ये इसके साथ चला जाएगा, और ये एक प्राइमरी बैटरी है, बिल्कुल सही बात है, जो हम लोग यूज करते हैं जहां पे हमें लो करंट की जरूरत होती है, वॉचेस वगैरह में या हियरिंग एड्स जो होते हैं उनमें जो सेल्स लगते हैं उनकी जरूरत होती है प्राइम। तो बी चला जाएगा 1 के साथ, ए चला जाएगा 2 के साथ, तो इसलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following graphs between molar conductivity versus root C is correct? तो उसने ये ग्राफ आपसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। अब NaCl और KCl तो आपको पता है सेम ग्रुप के मेंबर है, Na+ और K+, Cl- तो दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों के जो एनायन की वजह से कंडक्टेंस आ रही होगी वो तो दोनों में सेम रहेगी। फर्क पड़ेगा Na+ और K+ की वजह से, और Na+ और K+ में अगर हम बात करें तो साइज किसका बड़ा होता है, K+ का बड़ा है, मतलब K+ का सॉल्वेशन, उसे पानी के मॉलिक्यूल कम सॉल्वेट करेंगे, मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। Na+ का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी उसमें ज्यादा है, तो उसे वाटर के जो नेगेटिव एंड है चारों तरफ से घेर लेंगे तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब उसकी कंडक्टेंस एक तरह से कम होगी। तो Na+ और K+ में अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा कंडक्टिविटी कौन सा आयन शो कर पाएगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, और K+ की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब Na+ नीचे लाई करेगा। तो Na+ नीचे कहां लाई कर रहा है, ये रहा, और दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। तो ये खैर ऑप्शंस में ऐसा कुछ ने कर्व कहीं दिया भी नहीं, स्ट्रेट लाइन ये तो होंगे नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इनका हम चेंज कर देंगे किसी पॉइंट पर ये मैच कर जाएंगे, ये गलत है। सेम कॉन्सेंट्रेशन पर सेम मोलर कंडक्टेंस कैसे हो सकती है जबकि कैटायन अलग अलग है, उनकी कंडक्ट भाई इसकी वजह इसकी मोबिलिटी और इसकी मोबिलिटी अलग अलग है, तो ये दो ग्राफ तो गलती हो गए, इन दोनों में देखना है। तो अब Na+ सेम कॉन्सेंट्रेशन पे हम देखेंगे कौन ज्यादा कंडक्टिंग होगा, KCl ज्यादा कंडक्टिंग होगा क्योंकि K+ की आयनिक मोबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी क्योंकि उसका सॉल्वेशन कम होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या आएगी ज्यादा, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको हमने आंसर करा है ऑन बेसिस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ Na+ एंड K+, उसके बेसिस पे आंसर करा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपके दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3-, तो हमें पता है किसी भी सेल रिएक्शन को होने के लिए उसका EMF क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन अपने आप हो जाएगी। तो हमें यही देखना है। अब उसने कहा है कि NO3- ऑक्सीडाइज करे दूसरे को तो खुद क्या हो, रिड्यूस, तो उन्होंने इसका NO3- का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.97। ऑक्सीडाइज मतलब इन सबका उल्टा होना है, मतलब वेनेडियम की बात करेंगे तो V2+ में बदलेगा, तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1.19 वोल्ट। इसके लिए कितनी हो जाएगी, +0.04 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल, ये -0.80 वोल्ट, और ये हो जाएगा -1.40 वोल्ट। अब EMF निकालते हैं सेल का, EMF निकालेंगे, वही आप EMF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए। क्रॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो करिएगा। तो EMF जब आप निकालेंगे तो E में तो कोई फर्क आता नहीं है कि आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो E0 आप उसका चेंज कर देंगे, वो तो वही रहेगा। तो अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो किसके किसके केस में पॉजिटिव आएगी, इसके केस में एक तो E पॉजिटिव आ जाएगा, देखिए इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसके में पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, लेकिन इस वाले केस में नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 लोग ऐसे हैं जो कि ऑक्सीडाइज करे जा सकते हैं। सो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे देखिए, तो सिंपल सा एप्लीकेशन था कि रिएक्शन वो होगी कि नहीं होगी, तो आपको EMF कैलकुलेट करता। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर, इसमें बताने हैं, इज लिखा है कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रिकल वर्क दैट a reaction can perform at constant pressure and temperature is equal to Gibbs free energy। तो हम जानते हैं Gibbs energy that useful energy होती है which can be extracted from the system, वो maximum energy that which can be extracted from the system to do what नॉन मैकेनिकल यूजफुल वर्क। तो सेल के केस में चार्ज को अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V मूव करना, दैट इज द वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क चीज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क ये इस तरह डिफाइन होता है, सही अच्छी बात है। तो ये इनकरेक्ट बोला है उसने, करेक्ट नहीं, तो ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है।
ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम जानते हैं प्रेशर डिफाइन करके रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करके रखते हैं, तो वो प्रेशर पे डिपेंड कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। और यहां पे चेंज इन EMF ऑफ द सेल विद टेम्परेचर डेल्टा एस नॉट अपॉन NF, ये होता भी है, बिल्कुल सही है। तो ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो EMF ऑफ द सेल्स कैसे टेम्परेचर, सेल कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर एंट्रोपी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहां पर ये डेल्टा एस है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा एस नॉट फॉर द R का मतलब हो गया, और रिएक्शन जो भी यहाँ पे R लिखा हुआ है उसका ये मतलब हो गया, अपॉन NF के इक्वल होता है, ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। A cell is operating reversibly if the cell potential is exactly balanced by an opposing source of, तो यहाँ पे बैलेंस करे गए अगर, तो EMF जीरो मतलब डेल्टा जी जीरो, मतलब वहां पे हम क्या बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की, मतलब ये भी सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो ये आएगा, रिवर्सिबली की बात कर रहा था, ठीक है, बैलेंस्ड बाई, तो ये बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, तो एक ही इसमें आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला दिया है द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कितने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? ई सेल इज एन इंटेंसिव, बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिव पैरामीटर होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो ये सही है। इस बार करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट द redox couple is a stronger reducing agent than H plus H2 couple। तो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल जितना जिसका ज्यादा होगा, इन जनरल हम बोल सकते हैं उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो उसने बोला है अ नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट द redox couple is a stronger reducing agent। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो नेगेटिव, जितना आपका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है क्या, ऑक्सीडाइज होने की। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑक्सीडाइज होने की मैं बात कर रहा हूं, उसकी खुद की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसने उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भेजा है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, तो जितना नेगेटिव में होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये भी सही है, आपको पता ही है। फॉर ऑक्सीजन, मान लीजिए मैं कोई एक रिएक्शन लिख लूं Mn प्लस और N इलेक्ट्रॉन, और मान लीजिए मैं मेटल में डिपॉजिट कर रहा हूं, मेटल कोई आयन है और उसको हम मेटल में, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको अगर 1 मोल ये डिपॉजिट करना है तो कितने n मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, मतलब n फैराडे ऑफ चार्ज की जरूरत। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग अब ये तो सीधे सीधे उसने फैराडे लॉ ही लिख दिया है कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है किसी इलेक्ट्रोड पे तो इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा वो रिएक्शन होगी, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कितने हो गए, 4, ABCD चारों इसके सही आंसर हो गए। आगे देखें, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इट सेज, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, कॉपर और टिन 2+, कॉपर 2+ और टिन में बदल रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन आपको निकालना है 298 केल्विन पे, x × 10⁻⁻1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, किलो जूल पर मोल द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो ई नॉट आपको दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमें पता है डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू -NFE, और ई की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर नहीं दिए हुए हैं, तो ई नॉट हम यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें ई निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नर्स इक्वेशन, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सेल रिएक्शन आपको दी हुई है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ई नॉट विल बी इक्वल टू -0.34 -0.14, और टिन आपका रिड्यूस हो रहा है तो वही रिडक्शन पोटेंशियल इसका, और इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.48 वोल्ट। तो ई नॉट हमें पता है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट विच इज -0.48 और -2.303 आर, ये टेम्परेचर वगैरह हम बाद में डाल देंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2।
टू एफ, ये एफ की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे, और यहां आ जाएगा log 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा कॉपर 2 प्लस विच इज हाउ मच 0.01 अपॉन नीचे आ जाएगा 10 2 प्लस विच इज 0.001, ये तो log 10 हो जाएगा विच इज 1। तो ये वैल्यू आपकी बन के आ जाएगी -0.48 माइनस 2.303 RT अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एफ, और ये log ये बन आ गया। अब E हमें पता चल गया, बस अब इसी को हम उठा करके किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा जी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। किलो जूल में जरूर चेंज कर लीजिएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू -n, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये माइनस, ये दिख ही रहा है, ये पूरा माइनस है, तो बेसिकली पॉजिटिव में आ जाएगा, तो -2, और F भी आपको पता है और E की वैल्यू भी आपको पता है, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा हुआ है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, और सीधे x इंटू 10⁻⁻1 की वैल्यू जो आती है, अप्रॉक्स में बता रहा हूं 983 किलो जूल पर मोल आती है। तो x की वैल्यू ध्यान रखिएगा 983 अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूं किलो जूल पर मोल आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये x की वैल्यू बोल रहा हूं, यहां पे जो x लिखा है x इंटू 10⁻⁻1, वरना वो क्या हो जाएगा, एक जीरो आप एक्स्ट्रा डाल देंगे उसमें। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन था किसका, नर्स इक्वेशन के ऊपर और फ्री एनर्जी के ऊपर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द सेल, आपको ये सेल दिया है, प्लैटिनम का हाइड्रोजन H+ में जा रहा है और Fe3+ Fe2+ में जा रहा है। तो अगर हम सेल रिएक्शन लिखे तो सेल रिएक्शन हो जाएगी H2 गैस चेंजेस इनटू ट्वाइस H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आयरन आपका +3 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 1 मोलर ही लेकर के चलेंगे, यहाँ 1 और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। अच्छा, रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ हमें नहीं पता है, तो दिस इज 1, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन होगा, तो Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Fe2+, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Fe3+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और ये बन जाएगा ट्वाइस H+ प्लस ट्वाइस ऑफ Fe2+, ये सेल रिएक्शन हो गई। अब when the potential of the cell is 0.712, तो ये रेशियो, तो नर्स इक्वेशन हमें फिर से यूज करनी है। E दिया हुआ है, E कितना है 0.712 इज इक्वल टू E0 हमें चाहिए, और माइनस, और इसने बोला है 2.303 RT, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं 2.303 RT अपॉन NF log 10, और यहां पर क्या आएगा Fe2+ का होल स्क्वायर अपॉन Fe3+ का होल स्क्वायर। H+ और H2 भी आएंगे, बट वो 1 दिए हैं तो मैंने उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं करा है, वैसे भी कैंसिल ही हो रहे हैं। तो अब ये रह गया, तो अगर हम इसको और बेटर करें, E0 की वैल्यू अब हमें चाहिए इसके लिए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। सेल रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है, इसके लिए E0 तेरे को पता ही है 0 वोल्ट होता है, और Fe3+ से Fe2+ का उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है, कितनी है 0.771 दे रखा है, तो 0.771 ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ 0.771, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका 0.771 ही आ जाएगा, 0.771, एंड दिस इज 0.712 इज माइनस, अब 2.303 RT बाई F के लिए देखिए वैसे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, n आप 2 डालेंगे और ये 2 पावर है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2.303 RT अपॉन F, और ये log 10 वही आपसे उसने पूछा है Fe2+ Fe3+। आई होप उसने यही रेशियो आपसे पूछा होगा, Fe2+ अपॉन Fe3+ की वैल्यू पूछी। तो 0.712 और 0.771, और ये वैल्यू हो गई आपकी 0.06। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो ये 0.771 और ये हो गया 0.712, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 7, ये 6 रह गया, ये 5, और ये 0.059 ये बन गया अप्रोक्सीमेटली आपका। ये एक्चुअली में 2.303 अपॉन RT अपॉन F के लिए 0.06, तो ये अप्रोक्स 1 ही हो गया, और ये नेगेटिव में आएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं Fe2+, तो log 10 ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+। अगर आप ये ध्यान दें तो अब बस हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगी,
1 के इक्वल हो गई। और 1 कब होगा, ये दिस इज इक्वल टू 1, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 1 कब हो जाएगा, जब ये चीज 10 होगी। तो अप्रॉक्स ये 0.059 ले सकते हैं या 0.06, इसको भी वही अप्रॉक्स कर दिया है तो 1 आ गया। तो रेशियो जो आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 10। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी आपके यहाँ पर सिंपल थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ था लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दिया है, मेंशन है रिएक्शन, बहुत अच्छी बात है। नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर करना है उसे, और क्या दिया है 2.3, ये 0.06 वोल्ट लेने को बोल रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है पैलेडियम 2+ का, और PdCl4 2- ये बदल रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करके इसके साथ ऐड कर दें तो हमें कौन सी रिएक्शन मिल जाएगी, ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो उसको जब हम उल्टा करके ऊपर वाली के साथ ऐड करेंगे तो देखिए यही बन जाएगा, पैलेडियम पैलेडियम विल गेट कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल। तो इसको ऑपोजिट करा है, इसका E0 उसने दिया है कितना 0.65, तो इसका हमें एक तरह से E0 पता चल गया। E0 कितना हो गया, विल बी इक्वल टू 0.83 माइनस 0.65, तो ये लगभग आपका बैठ जाएगा 0.18, इफ आई एम करेक्ट 0.18 वोल्ट बैठेगा। हाँ 0.18 वोल्ट आ गया। अब E0 पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है फॉर द रिएक्शन, तो आप जानते ही हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस, और यहाँ पे उसने बोला है 2.303 RT अपॉन F NF की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, log 10, और ये आ जाएगा अगर रिएक्शन कोशेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसको क्या डालना है, 0 डालना है। तो E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.18 माइनस में दिस इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT बाई 0.06 लेने को बोल रहा है, तो माइनस पॉइंट, मैं देखिए सीधे सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूं, और ये हो जाएगा log 10Q। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, माइनस कैंसिल हो गया 0.03, और यहां से ये वैल्यू आई 6, तो log k की अगर हम बात करेंगे तो ये 6 आ गया। तो उसने पूछा भी यही है, आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, वरना k की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10⁻6 हो जाएगी। अगला देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन नर्स इक्वेशन के ऊपर कह रहा है 298 केल्विन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2+ एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। तो उसने आपको ये दिया हुआ है कि कॉपर 2+ से कॉपर इलेक्ट्रोड का 0.34 वोल्ट है, और KSP आपको दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड का कितना 10⁻⁻20 के ऑर्डर का। अब पूछ रहा है ये है रिडक्शन पोटेंशियल, आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए हमारा अगर हम लिखें सेल रिएक्शन को तो यही तो हो गई, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर सॉलिड, और इसका E0 आपको कितना दिया है 0.34 वोल्ट दे रखा है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम की भी बात कर लेते हैं, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा CuOH होल ट्वाइस सॉलिड चेंजेस इनटू कॉपर 2+ + 2OH माइनस एक्वस, ये सब एक्वस में, ठीक है। हम लिख लेते हैं KSP कितना आपको उसने दिया है 10⁻⁻20 के ऑर्डर का दिया है, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। और इसने बोला है 0.059 ले सकते हैं, 0.06 ले लेंगे हम कैलकुलेशन के लिए, अप्रॉक्स आंसर के लिए, बट क्योंकि उसने दिया है तो हम यही एग्जैक्ट वैल्यू लेके करेंगे टू गेट द करेक्ट आंसर। तो 10⁻20, अब pH 14 दिया है, तो इसका मतलब pH 14 है तो POH इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना हो गया 1 मोलर भाई, तभी तो इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा POH आ जाएगा, वो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमें ये पता चल गया दिस इज 1 मोलर, ये सॉल्यूशन में 1 मोलर है। तो अगर ये 1 मोलर है तो क्या हम कॉपर 2+ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, KSP वाला एक्सप्रेशन लगा करके। तो KCu2+ OH माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻20। तो यहां से हमें कॉपर 2+ पता चल गया कितना है 10⁻⁻20 मोलर, क्योंकि OH माइनस तो हमारे पास कितना है 1 मोलर। तो ये हमें पता चला 10⁻⁻20 मोलर है। अब उसने पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल बताइए, तो लगाइए नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे E इज इक्वल्स टू E0 इसके लिए कितना उन्होंने दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 माइनस 2.303 RT अपॉन N, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हाफ सेल में जा रहे हैं 2, और ये रहा F, और ये रहा log
10 और नीचे आएगा रेसिप्रोकल में कॉपर 2+, ये तो सॉलिड है उसकी जरूरत नहीं है, तो log 10 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, विच इज हाउ मच 10⁻⁻20, तो ऊपर जाके 10⁻20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.34 माइनस 2.303 RT की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 0.059 लेने के लिए, तो 0.059 अपॉन 2 को हम यहीं छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा log 10 की पावर 20, तो बेसिकली मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, आपको दिख भी रहा होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो ये तो कितना बनेगा 0.34 माइनस 0.059 और ये हो जाएगा 20/2 विच इज 10, तो ये बन गया 0.59, तो दिस विल बिकम 0.34 माइनस 0.59, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन सिंपल है, 0.5 में तो ये लगभग कितना बैठा 0.25 बैठ गया, इफ आई एम करेक्ट, तो ये बैठ गया 0.25 वोल्ट माइनस में। तो ये आपकी वैल्यू माइनस में ही दी है, तो 25 हो गया, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 इज द करेक्ट आंसर, तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल सा एप्लीकेशन था नर्स इक्वेशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने जैसा कि बोला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो किसके ऊपर मिलेंगे, नर्स इक्वेशन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ये दी हुई है 10 की पावर 20 एट 298 केल्विन दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 10 से 2+ इफ ई नॉट ऑफ Zn 2+2, तो हम इसको मान लेते हैं x, वैसे मैग्नीट्यूड उसने पूछा है, हम मान लेते हैं x, कोई बुराई नहीं है। 10 से 2+ का पूछ रहा है, 10⁻⁻2 के ऑर्डर का, तो अब इस रिएक्शन का जब मैं EMF की बात करूंगा तो Zn से Zn2+, ये हो गया कितना 0.76 और 10 से 2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn2+, ठीक है, तो इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है और हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये -x आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में जो मैंने लिखा हुआ है जिंक, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा E0 ऑफ सेल। अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है तो E की वैल्यू हम क्या कर देंगे 0, तो नर्स इक्वेशन फिर से यूज कर रहे हैं, तो E0 मैं सीधे लिख रहा हूं, E0 इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF आ जाएगा और log 10 ऊपर उसने पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है जो हमें ऑलरेडी अगर हम रिएक्शन को देखें तो सबके कोएफिशिएंट 1 है, बैलेंस है, तो ये कितना दिया है मैं सीधे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 10 की पावर 20 दिया हुआ है, तो E0 आपके सामने लिखा हुआ है विच इज 0.76 माइनस x और ये रहा 2.303 बाय RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 और N कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इधर से उधर, अगर हम देखें Zn 2+ में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सचेंज हो रहा है और ऐसे ही 10 10 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये तो पता ही है कितना हो जाएगा 10⁻20 मतलब 20 के इक्वल हो जाएगा, ये फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसको अगर हम लिखें तो 0.76 माइनस x इज इक्वल टू 0.0 और 0.0 में से 10 मल्टीप्लाई हो गया तो 0.59 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू इसको इस साइड लेकर के आए तो ये 17 हो जाएगा इफ आई एम करेक्ट, 0.17, तो बस 10⁻⁻2, तो ये आंसर जो होगा ये कितना हो जाएगा 17, तो 0.17 आया है, बट क्योंकि हमें 10⁻⁻2 में एक्सप्रेस करना था तो 17 हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैग्नीट्यूड पूछा था तो कोई टेंशन नहीं है, सामने सामने लिख दिया है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है फॉलोइंग हाफ सेल का एट 298 केल्विन, राइट। E0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है, नहीं कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले रिएक्शन देखिए क्या हो जा रहा है, x तो जा रहा है किसमें, x2++2 इलेक्ट्रॉन में, ये हमें लिखने की जरूरत है, और y2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जा रहा है, y सॉलिड में जा रहा है।
एक सॉलिड ही मान लेते हैं, या सॉलिड कुछ नहीं लिखते हैं, ये y में जा रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो गई वो क्या हो गई, x प्लस वाई टू प्लस चेंजेस इनटू एक्स टू प्लस प्लस वाई, ये दिया हुआ है। और ये हो जाएगा इसका ईएमएफ प्लस 2.36 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिडक्शन ही हो रहा है प्लस 0.36 वोल्ट। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ई नॉट सेल हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 2.72 वोल्ट इफ आई एम करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, उसने ये भी दिया हुआ है। अब ई हमें निकालना है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने निकाला है ई नॉट, तो ई हम निकाल लेंगे फटाफट। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट विच इज 2.72 माइनस 2.303 बाई आर टी बाई एन एफ होगा। तो मैं कैलकुलेशन सीधे लिख दे रहा हूं, 0.06 अपॉन एन लिख दे रहा हूं एन, और यहां आ जाएगा log 10, और ऊपर आएगा आपका ये सेल रिएक्शन है X2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन नीचे आ जाएगा Y2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन क्वोशिएंट ऐसे ही लिखेंगे विच इज 10 रेज टू माइनस 2, तो ये 10 रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.72 माइनस 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है 2, और ये 10 रेज टू माइनस 1, तो मैं सीधे लिख रहा हूं ये हो गया यहां पर, तो 0.03, तो ये बन के आया 2.75 वोल्ट। और इसी में हमें बताना है, फिर से वैसे ही एक्सप्रेस करना है, तो कितना हो जाएगा 275 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 275, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इस टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये भी नर्स इक्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था सेल पोटेंशियल ऑफ Zn टू Zn2 प्लस Sn x प्लस 2Sn। तो ये सेल रिएक्शन पहले हम मेंशन कर लेते हैं क्या हो रही है। Zn सॉलिड किस में चेंज कर रहा है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पे टिन का उसने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं उसे Sn x प्लस प्लस x इलेक्ट्रॉन्स, और ये चेंज कर रहा है किसमें, Sn सॉलिड में। अब इसका उन्होंने सेल पोटेंशियल दिया है पॉइंट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Zn2 प्लस का Zn में। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं, ये कितना है 0.763, ताकि हमें EM पता चल जाए, और Snx प्लस से ये दिया हुआ है उसने कितना 0.008 एंड देन वी हैव 8, तो हमें ई नॉट पता चल जाएगा। अब हमें पता है ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए x से, और इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, और ऐड कर दिए ताकि ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको मिल जाए। तो x इंटू और ये, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x Zn सॉलिड प्लस 2 टाइम्स ऑफ Sn x प्लस इलेक्ट्रॉन्स आपके 2x इधर आएंगे, 2x आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रखिए कि 2x इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ Zn2 प्लस, और ये बना आपका 2 टाइम्स ऑफ Sn सॉलिड इफ आई एम करेक्ट, राइट। तो ये बैलेंस भी हो गई 2x प्लस x जिंग 2 10 और 2 10, और इसका EMF भी हो जाएगा, तो ये आप ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0.771 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया है, और यहां पे उसने कितना दिया है 0.801, द रिएक्शन क्वोशिएंट भी उसने दे दिया 10 बस x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, देखिए ध्यान रखिएगा 2x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। तो पहले तो हम x निकालते हैं, तो E विच इज हाउ मच, कितना दिया हुआ है E आपको 0.0801, मैं सीधे लिख रहा हूं नर्स इक्वेशन, E नॉट विच इज 0.771 माइनस E इज इक्वल टू E नॉट, ये दिया हुआ है आपको 2.303 RT अपॉन NF, और ये log 10, और उन्होंने खुद ही रिएक्शन क्वोशिएंट दे दिया है 10 रेज टू माइनस 2। तो एक्सप्रेशन बन गया 0.8011 इज इक्वल टू 0.771 माइनस, अब यहां n की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान रखिएगा 2x, और इसकी वैल्यू 0.06, तो 0.06 अपॉन, प्लीज यहां पे थोड़ा ध्यान दें, और ये 10 रेज टू माइनस 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में हो गया, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन की x की वैल्यू आती है कितनी, 2 आती है आपकी, तो यहां पर x आपका जो आएगा दैट विल बी 2, और अगर आप 2x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हो गया, आंसर इज इक्वल टू
2x which is 2 times of 2 is equal to 4. तो 4 is the करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.03 आ रहा है, दिख भी रहा है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे आपको पता चल जाएगी, दिख जाएगा। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.801 और ये हो गया 0.771, सब्ट्रैक्ट करिए, ये 0 हो गया और ये आ गया 3, ये देखिए 0.030 आया, राइट। और यहाँ पर आपका ये वैसे ही 0.03, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जाएगा 4 टाइम्स 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, सीधे आपका आंसर ये आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इट सेज, फॉर द गैल्वेनिक सेल आपको दिया हुआ है Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वा Zn2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड में चेंज कर रहा है, ई सेल आपको निकाल करके बताना है और आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिए हुए हैं 2.303 RT/F की वैल्यू कह रहा है 0.059 ले लीजिए। तो ई निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, नर्स इक्वेशन की लेंगे हेल्प। तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट अगर हम सेल रिएक्शन हमारे सामने है तो क्या हम ई नॉट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये 0.76 रहेगा और कॉपर 2 प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पे उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो प्लस 0.34 हो जाएगा। तो यहां पे ई नॉट जो निकल करके आएगा दैट विल बी 0.76 प्लस 0.34 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो E is equals to E naught which is 1.1 minus 2.303 RT upon N। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2F। मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हम इस वैल्यू को सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और log 10 ऊपर अब आपका क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो ऊपर Zn2 प्लस 0.04 और कॉपर 2 प्लस आपको कितना दिया है 0.02। रिएक्शन क्वेश्चन लिखना हमें आता है, पावर सबकी कितनी हो जाएगी 1 और 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर log 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये दिस विल बिकम 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी log 2, और log 2 होता है 0.3010। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 1.1 0.059 अपॉन 2 इंटू 0.3010, ये वैल्यू आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, ये वैल्यू आपकी आती है 1.09 वोल्ट के आसपास। तो उसने x इंटू 10⁻² नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करने को बोला है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 109 इंटू 10⁻²। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन इन V इज x इंटू 10⁻² दिया हुआ है। Zn से Zn2 प्लस और Ag प्लस से Ag बन रहा है, द वैल्यू ऑफ x उसने पूछी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो हमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो E इज इक्वल टू E नॉट। अब पहले हम सेल रिएक्शन जरा एक बार लिख लेते हैं। तो सेल रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगी, Zn सॉलिड चेंजेस इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag सॉलिड। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। सो दिस विल बिकम Zn सॉलिड प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस चेंजेस इनटू ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। ये आपके पास इक्वेशन बनकर के आ गई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो E नॉट हमें निकालना है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले तो इसको प्लस 0.76 लिखिए। यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियली दिया है प्लस 0.8, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहां से E नॉट सेल आ गया आपका, इसको हम ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 1.56 वोल्ट। तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नर्स इक्वेशन क्या कहती है, E इज इक्वल्स टू E नॉट, तो E हमें निकालना है, E नॉट हो जाएगा 1.56 माइनस, फिर से हम इसे यूज करते हैं 2.303 RT/F को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 0.059 अपॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं 2, जैसा कि हमने देखा, log 10, और आपका ऊपर आ रहा है Zn2 प्लस विच इज 10⁻⁻1, नीचे आ रहा है Ag प्लस स्क्वायर, इसलिए रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। अब आप कहेंगे पीछे वाले क्वेश्चन तो हमने नहीं करी, क्योंकि वहां मुझे पता था सबके कोएफिशिएंट 1 आएंगे, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा था सब में क्या सेम ही आ रहा था। 2 का चेंज उधर भी था, जैसे पिछले ही क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिंक भी +2 में गया था, कॉपर भी +2 में गया था, कोएफिशिएंट्स में
सेम ही रहेंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएगी इक्वेशन, तो इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। log 10 -1 और ये 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। तो ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 और दिस विल बी इक्वल टू इंटू 3। तो अगर हम इसको 0.059 को 0.06 अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा कर लें, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो 0.03 बचेगा और इंटू 3 0.09, तो ये अप्रॉक्स बन जाएगा 1.56 माइनस 0.09, ये लगभग वैल्यू बन जाएगी आपकी कितनी 1.47। तो 147 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, तो 147 इंटू 10⁻²। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसी के आस इतना ही बैठेगा लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इट सेज। द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। तो उन्होंने एक रिएक्शन दी है, कॉपर 2+ SN2+ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी है, तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। x/100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ये रिएक्शन दी हुई है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। E0 हम निकाल ही सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, और फिर हम डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE0 कर देंगे, फ्रॉम देयर वी कैन इजिली सॉल्व इट। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपके दो ही रहेंगे, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, SN2+ भी आपका +2 से 0 में जा रहा है, तो -2, इसको हम F को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 96500, और ये E0 ऑफ सेल। अब क्या E0 ऑफ सेल हमें नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कॉपर का यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, तो इसको हम माइनस साइन लेंगे विच इज -0.34, और टिन का हो रहा है रिडक्शन +2 से SN, तो ये हो भी रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल डाल देंगे, तो -0.16, इसको हम ऐड करेंगे तो -0.5 वोल्ट बनेगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इफ यू मेक अ सब्स्टिट्यूशन, तो ये -0.5 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बी 96500 आ गया। अब उसने x/100 की क्योंकि आपसे वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 965 इज द करेक्ट आंसर। व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 100 आपका 965 आ जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, डेल्टा G0 इज एक्चुअली इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इट सेज। फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। ये वाला जो ग्राफ है बी वाला, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो ए वाला ग्राफ है वो आपका किसके लिए है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर हमें ये दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपको मोलर कंडक्टेंस बतानी है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, इस सिचुएशन पे बतानी है। इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा। लैम्डा m0 मतलब है 0 कॉन्सेंट्रेशन, नॉट का मतलब 0, फॉर इलेक्ट्रोलाइट A इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। नहीं कर सकते ऑब्टेन, इसीलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए खुलरॉश लॉ की हेल्प लेते हैं। यहां से हमें एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑब्वियसली मिल जाता है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करेगा, इसमें नहीं। तो ये इनकरेक्ट है तो सही है, मतलब ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा। इनकरेक्ट बताना ध्यान रखिएगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट, ये सच बात है, तो ये आपका आएगा, तो ये सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। 0 नहीं, किसकी तरफ अप्रोच करती है? अप्रोच करती है टुवर्ड्स 1, तो मतलब ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। डी, लैम्डा m0 फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा, यही खुलरॉश लॉ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, किसी चीज की निकालनी है, तो हम क्या, उसके जो इंडिविजुअल आयोन्स होंगे उनकी निकाल करके एज पर स्टोइकियोमेट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। तो इसमें लैम्डा एम फॉर कैन बी, ये भी सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो इसमें आपके इनकरेक्ट कितने स्टेटमेंट हो गए? 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खुलरॉश लॉ के ऊपर है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaI, NaNO3, AgNO3 आर 12.7, 12 एंड 13.3 यूनिट्स दी हुई है आपकी रिस्पेक्टिवली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसने दी भी लिमिटिंग है, तो वही हम खुलरॉश लॉ यूज करने वाले हैं। तो उसने आपको लैम्डा
एम नॉट दिया हुआ है किसका, NaI का दिया हुआ है विच इज हाउ मच, लिख लेते हैं 12.7। ऐसे ही NaNO3 का दिया हुआ है विच इज हाउ मच 12.0, ये आपको दिया हुआ है। और लैम्डा एम नॉट आपको दिया हुआ है किसका, AgNO3 का दिया हुआ है विच इज हाउ मच 13.3, ये दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमें किसके लिए निकालना है, AgI के लिए विच इज एक्चुअली अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कुलरॉश लॉ की हेल्प लेंगे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोलाइट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वाटर में। तो देखिए हम लिख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, कुलरॉश लॉ। तो AgI विल बी इक्वल टू, अब ये और ये प्लस होंगे क्योंकि Ag आना है और यहां से I आना है, और फिर उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Na से कैंसिल हो जाएगा और ये NO3 माइनस NO3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट AgNO3 प्लस ये हो गया कैपिटल लैम्डा एम नॉट किसके लिए, NaI के लिए, और माइनस कैपिटल नॉट ये हो गया आपका NaNO3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, AgNO3 के लिए 13.3 दिया हुआ है, NaI के लिए आपका 12.7 दिया है और ये माइनस 12 दिया है। 13.3 और 26 हो जाएगा आपका और माइनस 12 कर देंगे तो दिस विल बिकम हाउ मच 14। तो ये 14 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यूनिट्स सेम रखी हुई है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। तो इजी सा एप्लीकेशन कुलरॉश का। फिर दिया है इन्होंने अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, L/A की वैल्यू आपको दी हुई है, फिल्ड विद 74.5 ppm सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन उसने एक्चुअली में किस में दिया हुआ है, ppm में दिया हुआ है। तो हम चाहे तो उसे दूसरी यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। इज 100, तो हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। L/A इज अ सेल कांस्टेंट, तो R उसने कितना दिया है 100 दिया हुआ है, ओम में दिया हुआ है, सब जगह सेम यूनिट्स डाल रहा है, और ये आपका रेजिस्टिविटी और यहां आ जाएगा 129। तो हमें पता है अगर हम रो को इधर ले आए तो कापा हमें पता चल जाएगा 1 अपॉन रो विल बी इक्वल टू 129 अपॉन 100। तो दिस इज विद अस। तो कापा हमने निकाल लिया है किसका, जो लेवल्ड एज सॉल्यूशन 1 है। When the same solution, same cell की बात कर रहा है, is filled with KCl solution of 149 ppm। तो सेम हम करते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन 2 के लिए भी यही कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन 1 है, सेम सॉल्यूशन 2, तो अब बिल्कुल एनालॉगी है। तो यहां से जब हम कापा निकालेंगे सेम चीज कर लीजिएगा, 129/100 था, यहां पे कितना हो जाएगा 149/50 आ जाएगा, बिकॉज 1 बाय रो, भाई इसको आप इस साइड लेकर आएंगे तो 1 बाय रो इज एक्चुअली नथिंग बट व्हाट, कापा। ये ना, यही कापा है जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 149/50 आ गया। अब उसने पूछा है आपसे द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको पता है लैम्डा एम का जब हम रेशियो लेंगे तो लैम्डा एम वैसे हम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कापा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है। भाई बोलते हैं ना 1000 कापा बाई एम बोल देते हैं, कापा बाई एम बोल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स। तो अब लैम्डा एम में बेसिकली उसने रेशियो पूछा है, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 2 की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल तो यहां पे आ जाएगा कापा 1 अपॉन कापा 2 और ऊपर आ जाएगी मोलैरिटी M2/M1। तो ये मोलैरिटी है। अब उसने देखो यहां पे ना हम मोलैरिटी निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने सेम KCl सॉल्यूशन लिया है। एक बार 74.5 ppm है और आपको दूसरा दिया हुआ है 149 ppm। यहां पे ये मेरे से लगता है कुछ एरर हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये इसको चेक करना पड़ेगा, यहां मैंने कुछ गलती करी है कापा के लिए। तो देखिएगा ये हमने निकाला था 74.5 ppm, दैट्स व्हाई वी नीड टू बी कॉशियस। सेम सेल्ड विद 149 ppm, द रेजिस्टेंट इज 50 ओम, ये 149 ppm है। यहां पे देखिए एरर कर दिए, सेल कांस्टेंट आपका सेम ही रहेगा। तो यहां पे जब हम कापा निकालेंगे तो देयर इज एन एरर, प्लीज पे अटेंशन। यहां पे जब हम कापा निकालेंगे तो L/A आपका 129 अपॉन ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। प्लीज चेक करिए, ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बस हमें इसी को यूज करना है। तो ये रहा कापा 1 और ये रहा कापा 2, सेम सेल के लिए उसने बात करी थी।
देखिए सेम सेल तो L बाई ए की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो यहां पे डालना था। तो 129 अपॉन 50 हो गया, और यहां पे दिस इज 129/100, ये हो गया 129 अपॉन 50। सेम सेल कांस्टेंट आपका चेंज नहीं करेगा। अब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इज इक्वल टू कापा 1 विच इज 129/100, 129 तो ये हो जाएगा 129 अपॉन 100। देखिए 129 कैंसिल हो जाएगा, और फिर कापा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा इंटू 129 और इंटू 50। अब मैं बोल रहा था यहां पे हमें मोलैरिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आप नोटिस करिए, उसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो फिल्ड विद केसीएल, तो हर केसीएल ही लेंगे। तो आप मोलर मास तो दोनों बेसिक रेशियो ही लेना है, तो हमें फर्क क्या पड़ता है भाई, हम पीपीएम को मोलैरिटी में चेंज करने की जरूरत क्या है, जो पीपीएम का रेशियो आ जाएगा वही रेशियो आ जाएगा, क्योंकि आप सेम काम उस सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन इसके लिए करेंगे 1 के लिए, सेम काम सॉल्यूशन 2 के लिए करेंगे, तो वो तो वैसे भी रेशियो में कैंसिल हो, तो सीधे आप पीपीएम का भी ले लेंगे तो हो जाएगा, इनटू यहां पे आ जाएगा। अब m1 की बात करते हैं तो ये 74.5, और m2 की बात करते हैं तो 149, तो दिस इज 149 अपॉन 74.5 ये आ रहा है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहां पे भी, तो दिस विल बिकम 2 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये रेशियो 1 आया है, तो x इंटू 10⁻⁴ है, तो x यहां पे आपका कितना हो जाएगा 10⁻⁴। दिस इज द करेक्ट। जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान है यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, एक्चुअली में -3 था, तो उसका आंसर जो था दैट वाज 1000, बट मैं इसी के हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये 1000 आंसर था। सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा आपका x। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4। तो कह रहा है कि Fe3O4 है, उससे हमें क्या निकालना है, आयरन निकालना है। कह रहा है कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसकी अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8/3 आयरन के लिए। तो आयरन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो किस में है, +8/3 में, और उसको हमें किस में बदलना है, आयरन में। तो खुद सोचिए आप यहाँ पे कितना इसको बैलेंस करें तो 8/3 E आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, जरा इधर देखिए, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका Fe की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 प्लस 8/3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Fe। तो यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है 1 मोल आयरन के लिए कितने, 8/3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 8/3 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, तो 8/3 फैराडे चार्ज चाहिए आपको, 8/3 फैराडे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6, और फिर 6 2.67 फैराडे आपका बनेगा, राइट। 6 और फिर 2 बचा, 2.67 आ जाएगा। अब उसने आपसे पूछा था नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो नियरेस्ट इंटीजर आपका हो जाएगा 3, 2.5 से बड़ा है 2.67, तो 3 फैराडे इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें आपको ध्यान जो रखना है वो ये है, अगर आप नोटिस करें तो जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस आपके नर्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट पार्ट। ऐसा नहीं है कि आप बाकी पार्ट को इग्नोर करें, उसको भी देखना है। उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, खुलरॉश के ऊपर आया है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो ग्राफ्स होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन व्हाट एनसीईआरटी, उनमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। सो विद दिस आई विल वाइंड इट अप। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।